तो एक बार फिर से जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, ये कह सकते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्योंकि आज देश का सवाल यही है, क्योंकि भारत भी उसी के साथ खड़ा है। भारत पर भी वो तपिश आएगी, वो आग आएगी, अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका ये सब इस तरफ जाते हैं। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हादसा है या साजिश, सवाल उठ रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक पुल का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी अजरबैजान की सीमा के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में रईसी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर साजिश का शक गहराने लगा है। शक किस लिए? अजरबैजान की सीमा के पास रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इतिहास गवाह है, अजरबैजान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अजरबैजान से अब ईरान के अच्छे संबंध हो रहे थे। पुल ईरान की मदद से बना था। उद्घाटन के लिए बुलाया ईरानी राष्ट्रपति को, वो उसी के लिए गए थे। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब मोसाद ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। आपने देखा था जब हमला किया था तो किस तरीके से खैर वो सैटेलाइट के जरिए और आयरन डोम के जरिए वो हमला नाकाम कर दिया गया था। ऐसे में सवाल ये है, क्या इस पूरे मामले के पीछे मोसाद है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच ईरान ने शुरू कर दी है। विदेश की टॉप एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। दुनिया भर के अखबारों में, वेबसाइट्स में इसी को लेकर के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तमाम थ्योरीज निकल करके आ रही हैं। भारत ने हाल ही में चाबहार डील की है। ऐसे में रईसी का चला जाना तो क्या भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ईरान इस वक्त बदले की आग से भी झुलस रहा है। इजराइल पर क्या भीषण हमला करेगा और तीसरे विश्व युद्ध की यहां पर शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या इब्राहिम रईसी की मौत तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? बात आज इसी पर होगी। देश का सबसे बड़ा सवाल यही है, बड़े मेहमानों के साथ बड़ा डिफेंस पैनल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसा या रईसी की हत्या? ईरान करेगा मौत की पड़ताल, क्या मोसाद ने चली चाल? खामनेई गुस्से में लाल, मिडिल ईस्ट में आएगा भूचाल। ईरान से आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ईरान को सबसे बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार ईरान के राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर समेत 9 लोग हो गए। रईसी का यह हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ। यह हादसा तब हुआ जब रईसी एक दिन पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गए। हालांकि इस हादसे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि ईरानी राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और रईसी का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? खराब मौसम की जानकारी थी, फिर टेक ऑफ क्यों? क्या ईरान के दुश्मनों ने रईसी के खिलाफ साजिश रची? क्या रईसी की मौत के पीछे मोसाद की चाल है? रईसी की मौत पर सवाल कई हैं, जिसका जवाब ईरान तलाशने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब इजराइल ने कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो क्या इजराइल ने बदला ले लिया? कल शाम को ये हुआ हादसा और काफी टाइम तक हम लोग इसमें थे, इस कश्मकश में थे कि क्या हुआ। कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई नहीं रही थी। आज सुबह तक कोई ऑफिशियल फॉर्मल बयान नहीं आया था ईरान की सरकार से कि हुआ क्या है। हिजबुल्लाह जैसी संगठन ऑलरेडी इन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर उनको भनक भी लगी
कि इजराइल का हाथ है इसमें, तो वो इजराइल का नक्शा बदल देंगे। रईसी की मौत हादसा या हत्या, इसकी पड़ताल ईरान कर रहा है। लेकिन इस बीच उंगली अमेरिका की ओर भी उठ रही है, क्योंकि अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा रखा था और हाल ही में ईरान ने भारत के साथ बड़ी डील की थी। इस डील के जरिए भारत को चाबहार बंदरगाह का संचालन करने के लिए 10 साल का अधिकार मिला था। इसके बाद अमेरिका नाराज हो गया था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी और इसके कुछ दिन बाद ही ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो अमेरिका का बना था। तो क्या अमेरिका ने कोई साजिश रची? ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रियासी, जिनका कल एयर क्रैश में दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, अब इसके पीछे काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें मोसाद का हाथ है इजराइल से। कोई पूछ रहा है कि चबार पोर्ट उनकी डील हुई थी हिंदुस्तान से और अमेरिका ने उस तरीके से उनको धमकी भी दी थी। क्या वो वजह है? कुछ पता नहीं, अभी फिलहाल स्पेकुलेशंस ही हैं, कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। रईसी की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं और इस बीच ईरान ने हादसे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और दो टूक कहा है। अगर हादसे के पीछे कोई साजिश का एंगल सामने आया तो इसका अंजाम दुश्मन को भुगतना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब मिडिल ईस्ट और भी सुलगेगा? क्या रईसी की मौत तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिरकार रईसी का दुश्मन कौन हो सकता है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन, हम आपको बता देते। पहला दुश्मन क्या अमेरिका हो सकता है? क्योंकि ईरान के पहले राष्ट्रपति जिन पर अमेरिका ने लगाया बैन, अमेरिका ने बैन लगा दिया था रईसी पर, बैन, प्रतिबंध। और प्रतिबंध के लिए अमेरिका लगातार कह रहा था, नाराज था अमेरिका। और जैसा हेलीकॉप्टर जिससे क्रैश हुआ वो भी अमेरिकी। दूसरा दुश्मन इजराइल। वजह, गाजा में जंग की वजह से इजराइल से तनाव, ईरान इजराइल के बीच मिसाइल से हमला, तो क्या बदला लिया इजराइल ने। तीसरा दुश्मन ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इजराइल पर हमले के बाद से भड़का हुआ था ब्रिटेन भी। तो क्या किसी तरीके की हम ये कह सकते हैं साजिश हो सकती है? एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह। हमारे साथ हैं RVS मनी सर, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी एंड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। एम्बेसडर सुरेश गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भी एमिनेंट जर्नलिस्ट हमारे साथ, और भी एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। PK सहगल सर हमारे साथ हैं, इस वक्त दिख रहे हैं। और RSN सिंह, पूर्व रॉ ऑफिसर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। RSN सिंह सर, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। इस वक्त हम किस मुहाने पर खड़े हैं सर? स्पेकुलेशंस चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, थ्योरीज जो है वो बुनी जा रही हैं। आग में घी डालने का काम कर रहा है हिजबुल्ला, उतर गया है। हिजबुल्ला चीफ के बेटे ने कह दिया कि अगर पता लगा इसके पीछे इजराइल है, साहब नक्शा बदल देंगे। दूसरा, इजराइल पे अगर कोई हमला होता है वो उसका बदला लेता है। हम ये मोसाद का नेचर जानते हैं, लेकिन अब तक उसने किसी इतने बड़े किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से मारा नहीं। वो उसकी अपनी एक डिग्निटी है। तीसरा, अमेरिका नाराज, पहली बार एक ईरानी राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध। स्पेकुलेशन से सिर्फ हादसा है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, या वजह क्या है? हम कहां खड़े हैं सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है। नो, हाँ अब आ रही सर।
सर मैं ठीक कराता हूँ, आपकी आवाज़ जो है वो अब भी जो है वो ठीक से नहीं आ रही है। सहगल सर, मैं अगर आपसे यही प्रश्न लेकर के आना चाहूँ, अगर आपने सुना हो तो ये 3 थ्योरीज, इजराइल, हिजबुल्लाह, आग में घी, उधर अमेरिका। देखिए, ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है। मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत में इसमें इजराइल का आता है। जब से इजराइल आजाद हुआ है आज तक उन्होंने कभी भी किसी हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर इस माफी की कार्रवाई नहीं की। जी, और वो जी। साफ तौर पे जानता है कि अगर इस माफी की कार्रवाई करें तो इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है। अगर वास्तव में पता लगे कि इसमें इजराइल जरा सर की involved आवाज़ था या थोड़ा बढ़ाइए। जी। ब्रिटेन इन्वॉल्व था, तो बहुत बड़े युद्ध का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से तीनों में से कोई भी इन्वॉल्व था। ये बड़े अनपॉपुलर लीडर थे। इनके अपने ही देश में बहुत सारे लोग थे जो इनके खिलाफ थे। अगर आपको याद होगा 1980 में बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मारा गया, जिसको हमेशा इनको जिम्मेदार ठहरा। ये 1980 से अभी तक कंप्लीटली डिनाई करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में काफी से ज्यादा अनपॉपुलर थे। काफी से ज्यादा, अगर आपको वो लोग याद होगा 2022 के बाद में जो औरतों को बाल काटने के बाद इन्होंने जिस माफी की कार्रवाई की, उससे अपने ही देश के अंदर बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे और जो इनको खत्म करना चाहते थे। वास्तव में इसके पीछे कौन है ये तो मैं नहीं जानता, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। बट आई कैन वेरी सर्टनली से दैट इस पे पीछे मुसाद नहीं है, क्योंकि अगर मुसाद होगा तो इसराइल को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इट विल बी एन ओपन इन्विटेशन टू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान ऑन वन साइड एंड हिजबुल्लाह एंड इजराइल ऑन द अदर साइड। और इजराइल साफ तौर पे इसके इंजाम को जानता है। लेकिन मेरी आवाज, ठीक है, एक सेकंड। आरएसएन सिंह, अब आवाज़ आ रही है आपकी सर? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? अब क्लियर आ रही सर। आपका हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में एक भू राजनीतिक उथल पुथल तब से शुरू हुई है जब से हमास का हमला हुआ है। और मैं इस बात की बुनियाद में मैं हमेशा सोचता था कि आखिर इसकी बुनियाद क्या है। ये हमला एक फुल हार्डी हमला, इनवाइटिंग जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपना खुद का विनाश करने के लिए हमास ने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत ये चीन के द्वारा की गई थी और ये दिस वाज रिएक्शन टू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो वहां से ये शुरू हुई। और ये इसका जो हमास, आपको मालूम है कि हमास पर नियंत्रण ईरान से पर था। और उसके बाद की जो तमाम घटनाएं घटी हैं आप देख लें, उसके बाद दोनों के बीच में एक मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक तरह का एंगेजमेंट हुआ। उसके बाद से आप हाल के दिनों में आप देखिए कि ईरान के जो बढ़ते फुटप्रिंट्स थे डिस्पाइट सैंक्शंस, अभी देखिए उन्होंने अभी पाकिस्तान की यात्रा की, वहां पर समझौते हुए। उन्होंने रशियंस को ड्रोन सप्लाई किया। उन्होंने हमारे साथ चाबहार एयरपोर्ट पर ये साइन किया। उनके तुर्की के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ये इनके साथ अजरबैजान के, तुर्की और इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। तो ये मिला जुला कर आप अगर देखेंगे इसको, तो आपको मैं एक बार, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारे हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन थे। और मैं आज कुछ पायलट से बात कर रहा था जो उस रूट में फ्लाई करते हैं। जब खराब मौसम होता है तो अब क्या होता है कि आप जीपीएस पे स्विच ओवर कर जाते हैं एंड यू आर 100% डिपेंडेंट ऑन द जीपीएस। और इस इलाके में तकरीबन हर एक पायलट जिससे मैंने बात किया जो उस रूट में फ्लाई करते हैं, उन्होंने कहा कि उनका जीपीएस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। और अजरबैजान जो है वो कुछ सैटेलाइट्स इजराइल के यूज करता है। तो इजरायलीज का हमने देखा है कि इस तरह के जीपीएस को या सैटेलाइट्स को एक वेपनाइज करने की उनके पास वो क्षमता है। जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वो मारा था। तो इसलिए ये देखिए, अभी आपको मालूम है कि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते कोई मधुर नहीं थे। जब ये आर्मीनिया अजरबैजान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स विड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि तेहरान में जो अजरबैजान की एम्बेसी थी उस पर हमला हुआ था और अभी रिश्ते सुधर रहे थे। तो और
ये सब अगर आप जियो पॉलिटिकल आप अगर फेसेट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि आजकल की लड़ाई देखिए प्रॉक्सी वॉर ही होती है। आज आप लोग कह रहे हैं ना तीसरे विश्व युद्ध की बात, तो तीसरा विश्व प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है। एवरीबडी इज फाइटिंग विद अ प्रॉक्सी। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या है? व्हाट इज हमास है हिजबुल्लाह, प्रॉक्सी वॉर हो रहा है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किस तहत उसको ये किया गया, वो भी एक तरह का प्रॉक्सी वॉर है। तो पूरी दुनिया प्रॉक्सी वॉर है। प्लीज कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या प्रॉक्सी वॉर एक और अमेरिका, अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री और बाकी जो और लोग हैं वो क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं? सर एक बड़ी खबर मैं इस वक्त बता दूं, इस वक्त एक ब्रेकिंग जो है, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है इस चीज से जुड़ी हुई, बहुत बड़ा अपडेट है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने जावेद जरीफ का आरोप है कि रईसी की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वो खुले तौर पर कह रहे हैं यहाँ पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए, उसकी वजह से एविएशन पर प्रभाव पड़ा था। एविएशन इंडस्ट्री को जरूरी सामान नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, रईसी की जान चली गई। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सीधे तौर पर एक तबका अब ईरान में कहने लगा है अमेरिका, अब उसी को आरएसएन सिंह सर जो कह रहे थे प्रॉक्सी वॉर, क्या एक और फ्रंट खुल जाए, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? सचिन जी धन्यवाद। देखिए ये एक और फ्रंट खुला नहीं है, ये पहले से ही ये जो फ्रंट है इजराइल और ईरान के बीच में, ये 7 अक्टूबर पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ है। ये 30-40 साल पहले से शुरू हुआ है और अब तक चलता जा रहा है और आगे भी चलता जाएगा। जहां तक विदेश मंत्री की बात है, जो पूर्व विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने बोला कि इसके अमेरिका की साजिश है। वो साजिश नहीं है। हाँ, अगर उनके जो सिस्टम्स हैं, नेविगेशन सिस्टम्स है, वो अपडेट नहीं हुए हैं, तब तो उनको खराब मौसम के ऊपर वो हेलीकॉप्टर चलाना नहीं चाहिए था। ये कहना कि एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कोई पुर्जा उनके पास नहीं था और इसलिए वो हुआ, ये इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कमजोरी मुझे लगता है उन्हीं की है। अगर उनका हेलीकॉप्टर सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुआ था और ऑपरेशनल नहीं था तो उसको क्यों ले गए, ये सवाल तो ईरानियन को ही देना पड़ेगा। वो ईरानियन कह रहे हैं ना कि एविएशन हमारे जो आते हैं, जितना सामान आता है वो अमेरिका से आता था, और वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, तो इसलिए हो सकता है कि हेलीकॉप्टर मेंटेन ही नहीं था। मतलब ये तो बचकानी बात हुई। नहीं, अमेरिका के साथ तो इनके रिश्ते बहुत सालों से बिगड़ चुके हैं। तो ये कहना कि वो अभी तक भी डिपेंडेंट है अमेरिका से, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ईरान में काफी साइंटिस्ट है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को खुद बनाने के लिए, तो ये इसमें कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कोई मिसाइल वगैरह यहाँ पर डिप्लॉय नहीं हुई, 3 हेलीकॉप्टर गए थे। अगर एविएशन सिस्टम में अगर कोई किसी और चीज में इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई गड़बड़ हुई थी तो वो उसका असर तीनों हेलीकॉप्टर के ऊपर पड़ता। एक हेलीकॉप्टर के लिए नहीं। जी। दूसरी बात, जहां तक इस हेलीकॉप्टर की बात है, क्या कोई इंटरनल सबोटाज हुआ है? अगर इंटरनल सबोटाज हुआ है तो वो हुआ होगा अजरबैजान में उसकी, और इसका मतलब है कि वो जो हेलीकॉप्टर था वो प्रोटेक्टेड नहीं था। यहाँ पर भी ईरानियन की गलती हो सकती है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक मेरा अपना सवाल है, ये एक नॉर्मल हादसा है। हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट होते हैं, ये हुआ है, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे। ठीक, जिस तरीके का मौसम था, तमाम चीजें जो है फिलहाल के लिए तो एक सिर्फ अगर साजिश है तो मेरे अपने सोच विचार से ये इंटरनल ईरान का ही मामला है। और पीके सहगल सर ने बहुत अच्छे से समझाया भी, जिस तरीके से इंटरनल उनको लेकर के अनरेस्ट है। एक तबका तो हमने देखा ईरान से तस्वीर आई थी, वो सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है, एक तबका रो रहा था। अब एम्बेसडर गोयल, मैं आपके पास सर इसी पॉइंट को आगे अगर हम बढ़ाएं, फिर उसके बाद आरवीएस सर मैं आपके पास आता हूँ। भारत के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने कहा हमारा एक अच्छा मित्र जो है वो चला गया, बहुत अफसोस जताया, पीएम ने एक्स पर लिखा। अभी अभी चाबहार डील हुई है और इस वक्त इस तरीके का हादसा या साजिश या कुछ और, अब भारत भी देख रहा है कि आखिरकार इसके पीछे
क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अफेक्ट भारत भी होने जा रहा है? क्या कुछ इसके और पर्सपेक्टिव सेंसर? सर आप म्यूट हैं। हाँ, आपने मेरे से सवाल पूछा कि इस हादसे का और इसके बारे में तरह तरह की स्पेकुलेशन जारी है। मैं उसकी को नहीं पढ़ूंगा अभी। मेरे ख्याल है दिलीप कटोच साहब ने जो है काफ़ी अच्छी तरह से कहा भी है कि इस तरह की धारणाएं बनाना, कॉन्स्पिरेसी थियरीज कि ये अटैक इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है और ये एक तरह से बिना किसी बेसिस के है, ये किसी परिणाम को बढ़ावा नहीं देगी, बस खाली स्पेकुलेशन चलेंगी ये। बहरहाल जो सवाल है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ भारत और ईरान के संबंध अभी तक जो रहे हैं उसमें अप्स भी आए हैं, डाउन्स भी आए हैं, दिक्कतें भी खड़ी हुई हैं। चाबहार एग्रीमेंट के बारे में आपको मालूम है कि पहले उन्होंने चीन ने भी बीच में दखल अंदाज किया था। चीन भी चाहता था कि वहाँ इसमें आए क्योंकि उसको भी सेंट्रल एशिया में एक्सेस के लिए जरूरत पड़ रही थी ये। फिर ग्वादार पोर्ट आया और लेकिन उसके बावजूद भी चीन जो है चाबहार एयरपोर्ट पर इंटरेस्टेड था। लेकिन अगर हम कहें कि भारत और ईरान के संबंध खाली चाबहार एयरपोर्ट पर को लेकर थे, एनर्जी सप्लाईज भी हैं। आपको याद होगा कि हम ईरान से पहले काफ़ी पेट्रोलियम खरीदते रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिका का एतराज़ भी आया, उसके बावजूद भी हम लेते रहे थे जब तक कि पूरा जो है एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई हमारी रशिया से बन गई, जहाँ से काफ़ी चीप बल्कि और सस्ता पेट्रोल मिल रहा था ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं। याद रखिए मुगलिया सल्तनत के टाइम से, उससे भी पहले भी पर्शियन से भी वहाँ से इनकर्शन होते रहे हैं। तो ये आते नहीं हैं। और इन संबंधों में एक जो कल्चरल कंटेस्ट कह रहा हूँ मैं ये, तो भारत और ईरान की सभ्यता वो एक ही ओरिजिन से है। सासनियन बोलते हैं वहाँ पर ईरान में इसको। जो सासनियन सभ्यता है उसी से भारत की सभ्यता का भी कहते हैं कि उदय हुआ है। और जहाँ पर कल्चरल सिमिलैरिटीज होती हैं, तो जैसे दो भाइयों के बीच में कंटेस्ट होता है, वैसा ही ईरान और भारत के बीच में है। लेकिन इस कंटेस्ट के साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि भारत और ईरान दोनों ही देखते हैं कि चाबहार एग्रीमेंट में हित दोनों का ही है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी में कोई आगे बात बढ़ती है तो हित दोनों का है, कनेक्टिविटी में दोनों का हित है, अगर ट्रेड करना है ट्रेड में दोनों का हित है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रईसी के जाने के बाद भारत और ईरान के संबंधों में कोई खास गहरा असर पड़ेगा। टेम्पररीली अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन अयातुल्लाह खुमैनी क्लरिकल तौर पर वो जो है उनके सबसे बड़े हैं। उनके मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रपति या विदेश मंत्री अपनी नीतियों में बहुत ज्यादा बदलाव ला पाएंगे। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भारत के लिए चिंता का विषय नहीं, दुख का विषय है। क्योंकि जब संबंध बनते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो या विदेश मंत्री है, एक पर्सनल इक्वेशन बनती है ये। वो खत्म हो गई है। अब जो भी नया व्यक्ति आएगा उससे दोबारा बनाने में समय बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक और जो इस वक्त जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको दे देते हैं। इजराइल का बयान आ गया। इजराइल का बयान है, इजराइल ने साजिश की थ्योरी को नकार दिया। अब तक ये कहा जा रहा था हो सकता है मोसाद, लेकिन साजिश नहीं है। इजराइल ने बाकायदा ऑफिशियली इसे नकार दिया है। पीके आरवी स्मानी सर, इसी से आगे बढ़ाते हुए इजराइल कह रहा है हमारी कोई भूमिका नहीं साहब, लेकिन ईरान में खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी इसलिए पक नमस्कार सर। खिचड़ी इसलिए पक रही है कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला था कि ईरान की अपनी इंटरनल इश्यूज बहुत है जो संभवतः इस अटेम्प्ट के पीछे, दुर्घटना के पीछे हो सकती है। और वो अगर ईरान कोई भी जांच लगाए तो उसमें वो एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो डिनाइल में रहेगी। और इसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकता कि जो ऑफिशियल एजेंसी जो भी होगी, अब खोमेनी साहब के नीचे जो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, जो जांच करवाएंगे,
वो डिनाइल फैक्टर को रखते हुए बाकी जो पहलू ढूंढेंगे जिसके ऊपर ये लादा जा सकता है। तो कितने लेवल तक ये ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष जांच होगी, इसके ऊपर भी एक बहुत मूल सवाल आ सकता है, बिकॉज ये सही बात है। और दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे इसमें ध्रुव कटोच साहब ने, जनरल साहब ने कहा था कि उनका एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट जा रहा है, उस हेलीकॉप्टर का या उसका एयरक्राफ्ट का 50 बार तो रीटेकिंग होती है, सिक्योरिटी पैरामीटर्स बार बार चेक की जाती है। हमारे भी जब प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे स्वयं कोई भी वरिष्ठ मंत्री जाते हैं सरकारी हेलीकॉप्टरों में या एयरक्राफ्ट में, वो बार बार उसको सेफ गार्ड होती है। और ये होस्ट कंट्री का तो लेकिन एक ऐसा ही हादसा सर, जब सीडीएस सर जो है रावत सर जब गए थे, ऐसा ही हादसा हुआ था सर। वो इंटरनली हुआ था, बट फॉरेन कंट्री वो भी इंटरनली हुआ था। वो कैसे हुआ, वेदर के हुआ था, किस कारणवश हुआ था, वही बात यहाँ पर भी बात आई है कि अजरबैजान के वो जो नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में वेदर का इश्यूज है और जीपीएस क्रैश कर जाती है, ये सब तत्व है जो अनडिनेबल है। इस संदर्भ में अगर हो गया तो ये सिर्फ एक दुर्घटना हो सकती है, इसमें आवश्यकता ना हो कि कोई भी इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो। ये बहुत ही साफ साफ ले जाना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच से ही ये पता लगेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें आप बिल्कुल जाहिर सी बात आपने कहा ना, इससे पहले कि इंटरनल जो है तब के खुश करने के लिए एक इंटरनल जांच बिठा करके पहले कह दे भैया इजराइल पर जो है यहाँ पर जिम्मेदारी मत दे, तो उससे पहले ही जो है वो इजराइल ने साफ कर दिया भैया हमारा कोई हाथ नहीं है। आरएसएन सिंह सर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर पीके सहगल सर मैं आपके पास आता हूँ सर। नहीं, आप अगर पूरे मिडिल ईस्ट का अगर इतिहास पढ़े तो क्या रेजिम चेंजेस नहीं हुए? क्या मोसादिक को कैसे मारा गया था? हाउ वाज सद्दाम हुसैन एलिमिनेटेड? ठीक है, वो एक फॉर्म अलग था। गद्दाफी का किस तरह से एलिमिनेशन हुआ था? वो सुलेमानी को कैसे मारा था अमेरिका ने ड्रोन के द्वारा? वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे मारा गया था? फिर जब अभी फिलहाल में ये सुलेमानी के जब मेमोरियल सर्विस हो रहा था, उसमें कैसे किसने वो बॉम्ब अटैक किया था इस्लामिक स्टेट के? तो वो पूरे एरिया में जो है इसी तरह की वॉरफेयर चल रही है। क्या इस बात से आप नकार सकते हैं कि जो इजराइल जो हमास के हमले के बाद जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सपैंड कर गया है? क्या वो रेड सी में नहीं आया है? वो क्या वो सुएज कैनाल की तरफ नहीं आया है? क्या आपने अपने जहाज वहां पे नहीं भेजे हैं? और जहां तक ये हम तो प्रेसिडेंट्स पे जाएंगे। और ये कहना कि एक जब वीआईपी जाता है तो उसका पूरा एयरक्राफ्ट चेक होता है। साहब सुनिए, मैं भी लेह लद्दाख में था, सियाचिन एरिया में। मैं जब देखता था हमारे यहाँ तो रोज सॉर्टी होते थे, कम से कम 50 सॉर्टी होते होंगे जब वेदर क्लियर होता था। उस समय तो नहीं, मैंने तो 3 साल में नहीं देखा। तो अगर आप परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी फैक्टर वर्कआउट करें तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अगर ठीक है हर चीज कॉन्स्पिरेसी थियरी है तो हर चीज को आप डिप्लोमेटिक कवर भी नहीं दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू से कि कॉन्स्पिरेसी थे, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप देखिए। अब हम कह रहे हैं कि भैया इनके स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स बढ़ रहे थे। मालूम है कि चाइना ने ईरान को प्रॉड करके हमास से अटैक करवाया। हु डजंट नो दैट हमास इज अ चाइनीज प्रॉक्सी? हुदीस किसके प्रॉक्सी है? तो आप देखिए पूरा अगर मिडिल ईस्ट को आप अगर एक तरह से देखेंगे तो ये इसी तरह की वॉरफेयर हो रही है, चारों तरफ ऐसी वॉरफेयर हो रही है। हाँ, हमला हुआ था ये मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ईरान के द्वारा, इट वाज अ मैसिव असॉल्ट। और आपको मालूम है कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, जितने ये कंट्रीज थे, ये सब का जो एयर डिफेंस एसेट्स थे इसको कोऑर्डिनेट किया गया था उसमें। और यही प्रॉक्सी वॉर का एक पहलू है कि हर ग्रुप जो है, हमास का लीडर भी वहीं जाके बैठता है, हिज़्बुल्लाह का लीडर भी बैठता है, और ईरान और अमेरिका में भी बात होती है कतर में जाके। सो प्लीज हैव द लार्जर पिक्चर ऑफ दिस थिंग। एंड मैं यही सिर्फ कह रहा हूँ, हो सकता है एक्सीडेंट में, लेकिन अब फिर वही कहता हूँ कि फिर क्या न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी आप कहेंगे वो एक्सीडेंट में ऊपर से कुछ आ गया, कोई एस्टेरॉइड आके मार गया उसको।
हम तो पूरे इसमें भाई पूरी इतिहास है वहां पे रेजिम चेंजेस की। अरब स्प्रिंग भी हुआ था, वो भी एक तरह का प्रॉक्सी पॉलिटिकल वॉर था। एग्जैक्टली सर, और वही अरब स्प्रिंग आपका केजरीवाल के रूप में इंडिया में आया था। नो, आई मीन इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ, आई एम टेलिंग यू। आज चारों तरफ प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, दिस द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। अब वही मैं कहता हूं कि आप जो ना ये काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट का ये भूत जो हम पर इतने से वो निकाल दे। हमसे लोग पूछते हैं कि वॉर हो जाएगा, वॉर तो हो ही रहा है, ये वॉर तो हो ही रहा है। आप मेरे से फिर बात कीजिएगा 10 दिन के अंदर में, इसका जो देखेगा इसका जवाबी कार्रवाई क्या होता है। And that Israel has denied it or anybody has denied ठीक it. है, इसे आगे लेकर के जाएंगे। इसकी जवाबी कार्रवाई, वॉर तो हो ही रहा है, ये बहुत बड़ी बात की आरएसएन सिंह सर ने। वॉर तो हो ही रहा है क्योंकि ईरान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि परमाणु हथियार ईरान बना रहा था, जल्द परमाणु परीक्षण करने की तैयारी थी, एटमी मिशन पर तेजी से काम कर रहा था। ईरान के परमाणु मिशन से नाराज था अमेरिका। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि बाज आ जाए, परमाणु हथियार ना बनाए, वरना हम निपट लेंगे। पीके सहगल सर, एक थ्योरी ये भी आ रही है। देखो, मैं खुद हेलीकॉप्टर पायलट रह चुका हूं और मैंने 10 से 11 साल हेलीकॉप्टर चलाए पहाड़ों में जो फ्लाइंग होती है वो कॉन्टैक्ट फ्लाइंग होती है। आप हमेशा जमीन को देखकर उड़ान करते हो। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट व्हिच फ्लाइज अबव 30,000 फीट और 40,000 फीट। वो जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हेलीकॉप्टर जीपीएस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता। अगर जीपीएस को भी ब्लॉक कर दिया जाए, जीपीएस को भी इंटरफेयर किया जाए, उसके बावजूद भी जब आप कॉन्टैक्ट फ्लाइंग कर रहे हो तो इसमें फिर हादसा नहीं हो सकता। ये हादसे के पीछे वंस अगेन इंटरनल इश्यूज इंटरनल है। बहुत ज्यादा ये अनपॉपुलर थे, बहुत ज्यादा इनके खिलाफ इंटरनल दुश्मन थे। या तो ये प्योर हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या साजिश हुई है, और साजिश केवल और केवल ईरान के खुद ही लोग इन्वॉल्व है। मेरे को इसके किसी प्रकार का कोई शक नहीं। यस, आई हैव हर्ड काउंटर व्यूज, लेकिन ये हादसे में इजराइल किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वो जानता है कि इसका आउटकम क्या होगा। अमेरिका और ब्रिटेन भी जानते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। अमेरिका साफ तौर पे चाहता है कि ये वॉर को लिमिट किया जाए, वो वॉर को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ में और ताकतें भी थी, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान अमेरिका इधर इन्वॉल्व हो सकता है। दे डोंट वांट टू गेट सक्ड इनटू मिडिल ईस्ट, और अगर मिडिल ईस्ट में सक इन हो जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा रशिया को और चाइना को। चाइना उसका फायदा उठा के ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, जापान के ऊपर का सेंकाकू आइलैंड जो है उसको कैप्चर कर सकता है, फिलीपींस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका इसलिए किसी भी हालत में वो आगे ही इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर, आगे ही इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो इस लड़ाई को और बड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन ये सच बात है कि ईरान जो है हर प्रकार से, ईरान की कोशिश थी चाइना और रशिया के साथ मिलकर कि अमेरिकन की इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट से कम की जाए, और हो सके तो उनको मिडिल ईस्ट से कम्प्लीटली आउट कर दिया जाए। ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए उसके बावजूद भी मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ कि ये हमारी साजिश नहीं है, ये कम्प्लीटली इंटरनल साजिश है। हेलीकॉप्टर्स कॉन्टैक्ट फ्लाइंग करते हैं। मैंने खुद 11 साल ऑपरेट किया, ऑल 11 इयर्स इन द हिमालयाज। पहाड़ों में कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट फ्लाइंग होती है, ना के वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन जीपीएस एक्सेट्रा एट ऑल। जीपीएस की आप मदद लेते हो नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के और भी बड़े तरीके हैं एज फार माउंटेन्स इज कंसर्न्ड। ठीक है, मैं जनरल ध्रुव कटोच सर, अब जैसे जो पीके सहगल सर ने एक पर्सपेक्टिव बताया, अब यहाँ पर आयतुल्लाह खुमानी 2020 से 2024 तक हमने देखा है कि इंटरनली जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से वहाँ ख़त्म हुई है। इंटरनल एक ये भी इस चीज़ को बल मिलता है। दूसरा, हिजबुल्लाह वहाँ पर एक्टिव है, जैसे आरएसएन सिंह कह रहे हैं कि प्रॉक्सी तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वॉर तो हम वॉर के बीच में तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। तो अब यहाँ से ईरान में एक तबका जो कल खुशी भी मना रहा था, एक तबका वहाँ पर आंसू भी बहा रहा था। अब यहाँ पर मोहम्मद मुखबर का जो नंबर है, अब आगे आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इससे पहले मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ जी। एक तो परमाणु हथियारों की बात की और रिजीम चेंज की बात हुई है। अगर परमाणु हथियार रोकने हैं तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही मारेंगे। इस प्रेसिडेंट को मारने से न्यूक्लियर हथियार नहीं रुकेंगे, ये पहली बात ये है। दूसरी, रिजीम चेंज अगर करनी है तो अयतुल्लाह खमेनी को निकालना है, प्रेसिडेंट को नहीं। द रियल पावर रेस्ट विद खमेनी। अभी तीसरी बात आ जाती है, अयतुल्लाह खमेनी साहब जो है वो अभी 80 साल के हैं, उनके सक्सेसर की बारी आ रही है।
दो कंटेंडर्स बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंडर्स थे, एक तो है प्रेसिडेंट रियासी और दूसरे है आयतुल्ला के बेटे। अभी क्या उसके साथ साजिश जुड़ी है, वी डोंट नो, या हो सकता है नॉर्मल एक्सीडेंट है। आगे क्या होने वाला है ये, इससे तो मुझे कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से ये प्रॉक्सी वॉर्स वेस्ट एशिया में चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। जिस प्रकार से युद्ध, ये लोकलाइज युद्ध है जिसको मैं ट्राइबल वॉर बोलता हूं, जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, एक ट्राइबल वॉर है। दो ट्राइब्स हैं, आपस में भिड़ रही है, आपस में लड़ रही है, लड़ने दो उनको, वो भी चलता रहेगा। बाकी दुनिया तो शांत है, भारत में तो कोई लड़ाई नहीं है, चीन में कोई लड़ाई नहीं है, पूरे साउथ अफ्रीका में कोई लड़ाई नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई नहीं है, साउथ अमेरिका में लड़ाई नहीं है। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। इस प्रकार के लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट पहले भी चलते थे, आज भी चलते रहेंगे, मीन्स अलग अलग गए। भारत को तो अपनी छवि देखनी है, हम क्या करेंगे, और हमारे रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो इसी प्रकार से हर एक अलग अलग पक्षों से अपने रिश्ते सही तरीके से बनाए रखेगी, और जो भारत के पक्ष में है वही कदम आगे लेगी। सचिन। ठीक है मिस्टर गोयल, भारत के पक्ष में इस वक्त क्या है? अब भारत के पक्ष में इस वक्त क्या, मेरा ख्याल है जो ईरान में हो रहा है वो ईरान की अभी एक जो समस्या है इसका अभी हल या क्या एक्शन लेगा ईरान, ये इसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना या कोई भी उसके बारे में अटकलें लगाना सही नहीं होगा। चाहे ये हमारे इससे आगे रिश्ते कैसे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के रिश्तों में इस चेंज से कोई बहुत बड़ा असर आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो नई टीम आएगी उससे हमको अपने रिश्ते बनाने होंगे, पर्सनल तौर पर एक कनेक्शन बनाना होगा, और इसके अलावा फिर बाकी देखना है कि आगे क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। जी आरवी सर, क्योंकि आप विदेश मंत्रालय में रहे हैं, तो जैसे कोई इतना बड़ा लीडर अगर जाता है किसी देश का, जिससे आपके साथ जो है इंटरपर्सनल रिलेशन रहे हैं, जैसे सुरेश सर ने बताया, एम्बेसडर गोयल ने बताया कि आप 2003 से चाह रहे थे वो चाबहार, और अब जो है वन बेल्ट वन रोड का जो एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि एक जवाब जो है वो चाबहार आपको मिलना है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए, जो अभी कंसोलिडेशन का स्टेज आया चाबहार में और भी पेट्रोल वगैरह के ऊपर, जो कंसोलिडेशन का एक पर्टिकुलर स्टेज आया था, उस वक्त ये दुर्घटना हो गई है, तो इसलिए थोड़ा वो डेफर हो गया है। इट हैज नॉट बीन लॉस्ट, इट हैज बीन डेफर्ड। नई लीडरशिप आएगी, किस लीडर से कैसे करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये सरकार और ये विदेश मंत्रालय का इसी तरीके का नीति चलती रही तो 50 दिन या 60 दिन या 2 महीने या 6 महीने ये स्थगित हो गया, मगर ये खत्म नहीं हुआ, या आगे जाके फिर रिवाइव होगा, जहां छोड़ा था वहीं से हम ले जाएंगे। ये 50-60 दिन का या 45 दिन का या 75 दिन का एक इंटरजम है, ऐसा लेके चले। ये स्थगित हुआ, आगे जाके फिर रिवाइव होके उतना ही कंसोलिडेटेड पोजीशन में हम वापस आएंगे। दैट इज वन सेटबैक। ऑफ कोर्स some hostages releases and other issues are there. They were also negotiating. All these things have been affected for a few days till the time the consolidated leadership comes in the Iranian side. वही असर पड़ा है, यही उसका आउटकम है। बाकी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, प्योरली हमारा यही इशू है कि हमारा जितना भी गेन्स हुए हैं वो थोड़ा पीछे चले गए, मतलब टाइमलाइन से पीछे चले गए, वो सिंक नहीं हुए। दैट इज व्हाट आई थिंक एम्बेसडर गोयल कैन पुट इट बेटर। थैंक यू। अरविंद सिंह सर, ये कितना बड़ा हमारे लिए डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली और इस मध्य पूर्व की स्थिति में इस वक्त हमारे लिए, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था 10 साल के लिए चाबहार ऑपरेशन? नहीं, बहुत इसका असर पड़ेगा। कोई भी जो जियोपॉलिटिकल हालात जो है मिडिल ईस्ट में वो फ्लक्स में है, और उस जियोपॉलिटिकल उसमें दो प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं, और वो है इजराइल और ईरान। तो किसी एक कंट्री में कुछ भी आ गया, दोनों कंट्री में कुछ होता है तो उसका असर तो पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा, आपके ऑयल सप्लाई रेजिम पे उसका असर पड़ेगा। जो इंटर और इंट्रा जो मिडिल ईस्ट के जो रिश्ते हैं उस पे असर पड़ेगा। तभी आप डिबेट भी कर रहे हैं ना, तभी इफ इट वाज एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल और ठीक है, रिश्ते हमारे हिस्टोरिकल है, वो सब तो हम जानते ही हैं, तो इसीलिए आप डिबेट कर रहे हैं। उसी तरीके से
आप देखिए ये जो रशिया यूक्रेन का हो रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि द रशिया यूक्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट, द आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट विल डिसाइड कि ये वर्ल्ड का ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। साहब आपके यहां से ज्योग्राफिकली अपने नेबर को, मतलब अपने जस्ट इमीडिएट नेबर को तेल नहीं सप्लाई करके और इंडिया के थ्रू आपका ऑयल जा रहा है, बिकॉज यूरोप कैन नॉट लिव विदाउट द रशियन ऑयल, और हम उनको रिफाइन करके दे रहे हैं ऑयल। अब देखिए कितना बड़ा ये फर्क हो रहा है। तो कोई भी ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत बहुत इसका असर पड़ेगा। हमको अब देखने वाली बात इस तरीके से है कि अब ईरान का जो सैंक्शन रिजीम जो है अमेरिका के द्वारा, वो कैसा चले, अजरबैजान और ईरान के रिश्ते अब कैसे डेवलप होते हैं, और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं क्या वो और सक्रिय हो जाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि हिजबुल्लाह के तरफ से स्टेटमेंट आई। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, and I'm not a diplomat, I'm a student of geopolitics and strategy। दो स्टेट ब्रिटिश ने क्रिएट किए थे फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, वन वाज ईरान एंड द अदर वाज पाकिस्तान। आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना कि FATF लग जाएगा, अब देखो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को जिंदा रखेंगे ये पाकिस्तान, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेस्टर्न प्रोजेक्ट, जस्ट एज इजराइल इज अ, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका अपना हिस्टोरिकल क्लेम्स है, लेकिन इस लार्जर स्ट्रेटेजिक पिक्चर को आप देखिए। इट इज नॉट अबाउट बायलैटरल रिलेशन कि हमारे कोई भी मरेगा तो दूसरा तो बनेगा ना प्रधानमंत्री, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट इसके बाद से क्या फ्लक्स होता है पूरे मिडिल ईस्ट के, उसमें वो देखने वाली बात है। एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है ना, जिस तरीके के रिएक्शन आए पी के सहगल सर, भले वो मिडिल ईस्ट से आया हो या अरब वर्ल्ड से आया हो, कि इस दुर्घटना, हादसा, साजिश के बाद वो जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बावजूद जो है वो एक हो गया, यानी कि उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखा। और वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट अगर समाप्त होता है तो फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो आंख कहीं ना कहीं तरेरी जाएगी तो वो होगा अमेरिका। नहीं, ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक बात मैं बता दूं कि जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले इनके खिलाफ अरब थे, तो अरब एक बार ठुके, दूसरे बार ठुके, 67 में ठुके, फिर 73 में ठुके। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया दोस्ती कर लो इनसे, एंड दैट इज हाउ। नहीं सर, अब अमेरिका का भी रिएक्शन आ गया सर, ये देखिए अमेरिका का भी रिएक्शन आ गया है। वो कह रहा है कि हमने किसी साजिश में भाग नहीं लिया, हमने कोई साजिश जो है नहीं की है, किसी भी साजिश से वो इनकार कर रहा है। अमेरिका के सेनेटर चर्च शुमर का स्टेटमेंट आया, अमेरिका को साजिश के सबूत नहीं मिले हैं और ये साजिश नहीं है। RSN सिंह सर, आप बात पूरी कर ले, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम बड़ी एजेंसीज जो है ऑलरेडी इस पर नेल कर रही थी कि भैया सबसे पहले तो ये डिनायल आ रहे हैं ऑफिशियली। RSN सर। सचिन, इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपको आता हूं सर, बस आपके पास आता हूं उसके बाद। आप तो इस बात पर यकीन करेंगे कि वहां अरब में जो ये जितने हेड जो वहां की लीडरशिप होती है, उनका कंट्रोल होता है कि नहीं, बाहर नियंत्रित है कि नहीं पश्चिमी देशों से हो। क्या ये एक बात बताइए, क्या ज़ियाउल हक की भी उनकी भी मौत आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दीजिएगा? उसके पूरे दे सैक्रिफाइस देयर ओन एम्बेसडर। राफेल जो उनका एम्बेसडर था, तो ये चीजें होती हैं अंतरराष्ट्रीय उसमें। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है और जो यूक्रेन में हो रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करेगा। एंड यू ऑलरेडी सी कि रशिया का स्टेचर कैसे ऊपर आ गया है। कुछ लोग ये पुटिन डिक्टेटर कर रहे हैं ना, तो इनको मैं कह रहा था कि थोड़ा याद करो डेमोक्रेसी कब रही है रशिया में।
स्टालिन इतने लोगों को कितने लोगों को मरवा दिया, क्रुश्चेव वाज नो बेटर, बुल्गारिन वाज नो बेटर। एटलीस्ट इसके टाइम पे तो लोग, पीपल आर लीडिंग इकोनॉमिकली वेरी कंफर्टेबल लाइफ्स। तो रशिया हैज बाउंस्ड बैक इन द इंटरनेशनल रेकनिंग। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसका आउटकम, इसका बहुत गहरा आउटकम होगा जी। इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट कि हमारे यहाँ उनका कल्चरल डेलीगेशन आएगा या हमारा उनका जाएगा कि नहीं, वो तो और एक और मैं बात बता दूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो इंटरनल और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ईरान के हिंटरलैंड में जाएंगे, पीपल हैव गॉन बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म, आई कैन टेल यू दैट मच। जी जी जी। आप खुमैनी रेजिम का लीड हटा दे वहां से, एंड होल ऑफ ईरान विल अगेन टर्न बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कह रहा हूं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जिस तरीके का ईरान था वो तस्वीरें हमको याद है जिस तरीके की हमने देखी थी। और एम्बेसडर गोयल, आप आना चाहते थे? जी हाँ, समय बहुत कम रह गया है। मैं एक छोटे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको ईरान की जियोपॉलिटिक्स के बारे में देखना पड़ेगा, आपने जिक्र किया शिया सुन्नी का, या जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका का क्या असर है, अमेरिका क्या चाहता है। एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सऊदी अरेबिया और अरब वर्सेस ईरान, वो इसका जो है सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। कि इसके बाद में अभी आपको शायद मालूम हो कि ईरान सऊदी अरेबिया से उनके जो रिलेशंस थे उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे करके जो एक इजराइल फैक्टर था उसकी वजह से ईरान कोशिश कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में उसको बिल्कुल उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, और इसीलिए सऊदी अरेबिया से उनका कोऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन द पर्शियंस एंड द अरब्स, उसका क्या हश्र होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक मेरे को लगता है सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर ही पड़ेगा। जी पी के सहगल सर, जब RSN सिंह सर कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चेंज होगा, और प्रॉक्सी जो है वॉर ऑलरेडी हैज स्टार्टेड, तो इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। कोविड के बाद में जब सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, उसके बाद में यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसराइल हमास की लड़ाई हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान बहुत इन्फ्लुएंशियल पावर के रूप में उभरेगा, एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, विश्व मित्र के रूप में उभरेगा। जब कोविड हुआ तो हमने 100 नेशंस को वैक्सीन सप्लाई किया। जब भूखमरी को सताने लगी कई देशों को, तो हमने 84 कंट्रीज को राशन दिए। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ में, उसमें कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अली खमेनी ने ऑलरेडी सेड कि इस हादसे के बावजूद कोई भी हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इंटरनल पॉलिसी है उसमें कोई डिसरप्शन नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है इसमें किसी प्रकार की कोई डिसरप्शन नहीं होगी। एंड एज फार इंडिया इज कंसर्न्ड, देयर मे बी अ माइनर सेटबैक, बट देयर इज गोइंग टू बी नो मेजर सेटबैक एट ऑल बिटवीन इंडिया एंड ईरान। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। RVS मनी सर, आई हैव ऑलरेडी सेड, मैं जो जनरल सहगल साहब कह रहे हैं, मैंने भी ये कहा है कि थोड़ा ही दिन के लिए जो टेक अवेज है वो डिले होगा, डिफ्रे होगा, अगर वो अल्टीमेटली डिनाई नहीं होगा। ये सिचुएशन आज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है कि प्रॉक्सी वॉर है, कौन एंकर कर रहा है, RSN सिंह साहब ने साफ साफ बता दिया है। इसके बावजूद भी जो हमारे आपस के जो संबंध है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंडियन, से आगे कौन फॉरेन मिनिस्टर आता है, कितना मस्कुलर और कितना स्टेडफास्टली टेकअप करता है। अगर ये प्रेजेंट नीति रही भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी की, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा है, तो ये जो मोमेंटम अभी बना है इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, लेट जरूर होगा, डिले होगा, डिफ्रे होगा, मगर डिनाई नहीं होगा। टेक अवेज आएंगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद आएंगे, मगर 50 दिन में आएंगे या 40 दिन में आएंगे या 6 महीने में आएंगे जरूर। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, अगेन रिपीट व्हाट आई सेड। अब लास्ट कमेंट अगर मैं आपसे लेना चाहूँ ध्रुव कटोच सर, यहाँ से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज होते हुए दिख रहा है? क्योंकि जिस युद्ध को कहा गया कि 24 घंटे नहीं चलेगा साहब, यूक्रेन रशिया, कहाँ टिकेगा? नाटो आया, अमेरिका आया,
तो वो प्रॉक्सी, वो वीडियो गेम वॉर, वो वॉर अब तक चल रहा है। चाइना ऑलरेडी डिग इन है, ईरान में जो भी चल रहा था, अमेरिका के प्रतिबंध और तमाम चीज़ें। तो ऐसे में यूक्रेन के बाद अगर हम इस तरफ देखें तो इजराइल एंड हमास, वो भी लग रहा था कि इजराइल जब हमला करता है हमास की ताकत तोड़ के रख देगा, लेकिन गाज़ा अब तक जल रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ें किस तरफ अनफोल्ड होंगी? देखिए सचिन जी, मेरे अपने ख्याल से जो मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, अभी ये इस प्रकार के अभी तो एक घटना हुई है, कई और घटनाएं होंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते उससे टूट जाएंगे। थोड़ी सी धीमी हो सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स है जो हम करना चाहते हैं उसमें डिले हो सकता है, लेकिन जो रास्ता तय किया है मुझे नहीं लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। भारत को सिर्फ एक चीज की बहुत जरूरत है, जहां पर मेरे अपने सोच विचार है। सबसे जरूरी बात है मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, बेशक अनस्टेबल रहे, ऑल आउट वॉर वहां पर भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर ऑल आउट वॉर शुरू हो गया तो जो ऑयल फील्ड्स हैं वो दोनों तरफ उसके ऊपर हमला हो जाएगा, और जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। उसको रोकने के लिए भारत के पास कोई चारा नहीं है इस समय पर। हमारी पूरी डिप्लोमेसी यही होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो है वो किसी भी हालत में स्थिर रहे। थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी हम मान सकते हैं, लेकिन फुल प्लेज वहां पर ना हो, यही हमारी कोशिश आगे क्या होगा? ठीक है, आर एस एन सिंह सर, मैं आपसे लेना चाहता था जवाब, लेकिन वक्त इस वक्त इजाज़त दे नहीं रहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एनालिसिस के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए, क्योंकि आगे होगा क्या हर कोई यही जानना चाह रहा है। तभी लिए हमने ये तमाम एक्सपर्ट्स लेकर के आए, क्योंकि पहली आशंका यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़क जाएगा, दूसरी ये है कि ईरान के निशाने पर इजराइल हो जाएगा, तीसरी ईरान इजराइल में सीधा युद्ध हो जाएगा, चौथी आशंका जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, पांचवी आशंका दुनिया दो गुटों में बटेगी, विश्व युद्ध का खतरा है, या फिर जो आरएसएन सिंह ने कहा, द वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। युद्ध तो साहब शुरू हो चुका है। इजराइल गाजा, हिजबुल